जय हिंद सोल्जर्स। मैं हूं सौरभ विश्वास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन पॉसिबल में। तो जैसा कि हम लोगों ने अनाउंस किया था कि एयरफोर्स XY के लिए फिजिक्स की क्लास हम लोग लेके आएंगे, तो मैं आ गया हूं आपके सामने फिजिक्स के 30 सेट्स क्वेश्चन के लेके। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो अधिकतर फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते रहे, सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है ना। और ये 30 सेट में हर एक सेट में 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आज हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। बाकी ये पूरा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के भी छात्र बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन के अलावा अगर आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, स्टडी किट के साथ विद पूरे मटेरियल के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका मिशन पॉसिबल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स वहां पर आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छे से। बाकी चलिए आज देख लेते हैं कि वो 30 सेट्स कौन कौन से हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से सेट्स वो हैं, कैसे क्या प्रिपेयर होगा। तो यहां पर देखते हैं ये, और यहां पर देख लेते हैं यहां से। चलिए टॉपिक्स अगर हम कवर करें तो ये सबसे पहले मैकेनिक्स का पार्ट है, और मैकेनिक्स में आप देख सकते हैं ये सर्कुलर मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। बाकी हम लोग यूनिट, मेजरमेंट, एरर एनालिसिस, डायमेंशन, ये आज का टॉपिक है, ये आज हम लोग करेंगे इसका सेट, ठीक है ना। बाकी वर्क, पावर, एनर्जी भी है, और थोड़ा सा नीचे जाते हैं देख लेते हैं। सरफेस टेंशन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स है, और फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ साथ इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, ये भी विस्कोसिटी है। इसके बाद यहाँ पर हीट का पोर्शन है, थर्मोमेट्री वगैरह आप लोग देख सकते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स हो गया जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लाइट से भी है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और ये सारा कुछ मैंने एक में रखा हुआ है। और यहाँ पर वेव्स में थोड़ा सा आ जाए, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, और इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थोड़ा सा वेव्स का पार्ट आप कह सकते हो। और यहाँ पर बात करें प्रोग्रेसिव स्टैंडिंग वेव्स है, प्रगामी तरंगे हैं, एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, और साथ में सेमीकंडक्टर वगैरह भी है। इलेक्ट्रिसिटी, धारा वैद्युत की बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये 30 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी को मैंने साथ में कर दिया है, वैद्युत चुंबकी और यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना। चलिए तो ये सारे के सारे 30 सेट्स मैंने आपको बता दिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो हमारा सेट होगा वो मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा सा कौन कौन से टॉपिक होंगे एक बार फिर से देख लेते हैं, और वो है यूनिट्स, मेजरमेंट, एरर एनालिसिस, डायमेंशन, यानी कि मात्रक, मापन, त्रुटियां, विमान, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, और कैसे स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर आपका आज जो स्टार्ट होने वाला है, पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले हैं आज का, एकदम स्टार्ट रहिएगा, एकदम फोकस रहिएगा। 25 क्वेश्चन है, एकदम एक एक क्वेश्चन डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहीं पर भी मत जाइएगा, यहीं पर बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और शेयर भी करते रहे, जिससे कि और लोगों को भी हेल्प। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं सबसे पहला सेट आज का। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा बहुत आराम से। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी किसका मात्रक है। देखो बताने को तो आपको भी पता होगा किसका है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं पढ़ने वाले, हम लोग 4 ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। सबसे पहला एनर्जी ऑफ एक्सरे। अगर एनर्जी ऑफ एक्सरे की बात करें तो यहाँ पर जो एक्सरे की एनर्जी होती है वो होती है फोटोन एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है, वो आपकी होती है फोटोन एनर्जी। और फोटोन एनर्जी आपको पता होगा, एनर्जी जो है उसका यूनिट क्या होता है, तो वो जूल होता है, जो कि क्यूरी नहीं होता, ये आपका जूल हो गया। चलिए आगे चलते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या है, यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो कब अपने अमाउंट का हाफ रह जाता है, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं उसका हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का एक टाइम है, इसलिए यहाँ पर जो इसका यूनिट होगा वो टाइम का यूनिट होगा, यानी कि सेकेंड आप बोल सकते हैं, आवर्स बोल सकते हैं, डेज बोल सकते हैं, आप इसमें क्या कर सकते हैं, ईयर्स बोल सकते हैं, वर्ष, ठीक है ना। बाकी रेडियो एक्टिविटी है तो रेडियो एक्टिविटी ही इसका आंसर जाएगा, ये आपका सही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और इसके अंदर जाने वाले हैं कि सिर्फ क्यूरी ही नहीं और कौन कौन से आपके हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो एसआई यूनिट है वो हम लोग देखने वाले हैं, और वो है इसका बैकुरल। कौन सा है, वो है बैकुरल। ये आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट बैकुरल होता है। और बैकुरल क्या बताता है, ये बताता है कि जो आपका एक न्यूक्लियस है वो टूटेगा, उसको बोलते हैं 1 बैकुरल। यानी कि 1 बैकुरल इज इक्वल टू होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में अगर एक नाभिक, एक न्यूक्लियस टूट रहा है, दैट इज कॉल्ड 1 बैकुरल, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद चलते हैं क्यूरी में। तो यहाँ पर इसका क्यूरी भी यूनिट आएगा, और क्यूरी के बाद आएगा रदरफोर्ड, तो हम इसको बोल सकते हैं रदरफोर्ड। चलिए रदरफोर्ड भी इसी का यूनिट होता है, रेडियो एक्टिविटी का। रदरफोर्ड जो होता है ये होता है 10 to the power 6 बैकुरल होता है,
और यहाँ पर अगर हम क्यूरी की बात करें तो क्यूरी में जो कितना होगा, तो क्यूरी में यहाँ पर होगा कितना 3.6 इंटू 10 टू द पावर 10 आप बोल सकते हैं 3.6 या फिर 7 भी कभी कभी लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 टू द पावर 10 बैक्यूरेल आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये था आपका क्यूरी। तो देखो यहाँ पर क्यूरी है तो क्यूरी का किसका हो गया, रेडियो एक्टिविटी का, लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जाम में क्यूरी ही पूछा जाए, रदरफोर्ड भी पूछ सकता है, बैक्यूरेल भी पूछ सकता है। तो ये तीनों के तीनों यूनिट किसके हैं, रेडियो एक्टिविटी के। बाकी इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे की बात करें तो इंटेंसिटी का मतलब क्या, तीव्रता। और अगर तीव्रता की मैं बात करूं तो तीव्रता होता है एनर्जी अपॉन ए इंटू टी। इसका मतलब क्या है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जितनी एक्सरे की एनर्जी क्या होती है, उत्सर्जित होती है यानी कि एमिट होती है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे। यहां पर जब आप इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा जूल, अपॉन में हो जाएगा मीटर स्क्वायर और इनटू में हो जाएगा सेकंड। हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर ये आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा सी नंबर ऑप्शन यानी कि रेडियो एक्टिविटी। बाकी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करते रहे अपने कलम से, ठीक है ना, अपने नोट पे। चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन सा होगा, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा अपने बोर्ड पे। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है यहां पर, देखते रहिए, और वो है एसआई यूनिट ऑफ द। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है, टॉर्क नहीं पूछ रहा यहाँ पर, हिंदी में बिल्कुल सही है और हिंदी में बिल्कुल सही है यहाँ, और हिंदी में यहाँ पर टॉर्क नहीं होगा, यहाँ पर जड़त्व तो आघूर्ण होगा। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर जड़त्व तो आघूर्ण की हम लोग बात कर रहे हैं, एसआई मात्रक दिखने वाले हैं। और टॉर्क की जगह यहाँ पर इंग्लिश में बोले उसे क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं उसे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एसआई यूनिट देखने वाले आज हम लोग। चलिए सबसे पहले इसका मैं फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं। टाउ इज इक्वल टू हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, क्या चीज पढ़ रखा है, हम लोगों ने पढ़ रखा है यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू कोई होती है यानी कि कांस्टेंट होता है, और आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इनटू एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे कि 3/4 एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, सिर्फ एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इनटू में एम आर स्क्वायर होता है। तो इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू अंकिक मान है, लेकिन यहाँ पर ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पर इसका क्या हो सकता है एसआई यूनिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो m कितना है, m हो गया मास। मास का मतलब क्या हो गया, मास हो गया आपका द्रव्यमान जो कि होता है किलोग्राम में, बोले किलोग्राम। और इनटू में कितना, आर स्क्वायर। बोले आर क्या है सर, आर क्या होता है, आर होता है जिस एक्सिस के अराउंड आप देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या जिस आप पॉइंट से देख रहे हैं वहां से लेकर सेंटर ऑफ मास तक की दूरी, उसी को बोलते हैं आर। यहां पर आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यहाँ पर कोई दिया गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए। तो आपका आंसर कौन जाएगा, यहाँ पर भी सी नंबर ऑप्शन जाएगा। थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, सिर्फ इसी क्वेश्चन में थी और इसके बाद आपको ऐसा नहीं मिलेगा। चलिए तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर भी सी नंबर ऑप्शन ही जाएगा। चलिए अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ वेव नंबर इज। अच्छा वेव नंबर किसे बोलते हैं, इसको भी मैं आपको बता देता हूं कि वेव नंबर किसे बोलते हैं। चलिए आइए वेव नंबर देख लेते हैं। तो वेव नंबर आप लोगों ने पीपीडब्ल्यू यानी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव यानी कि समतल प्रगामी तरंग का इक्वेशन यानी समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं बात करूं वेव नंबर की, तो वेव नंबर होता है ये k। यहां पर जो आप ये k देख रहे हैं इसी को हम लोग वेव नंबर बोलते हैं, तरंग संख्या, या इसका एक दूसरा नाम भी है प्रोपेगेशन नंबर यानी संचरण संख्या भी बोलते हैं। इस k का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा होता है, ठीक है ना। और 2 पाई क्या है, 2 पाई आपका सॉलिड एंगल है जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेरेडियन, क्या बोल सकते हैं, स्टेरेडियन बोल सकते हैं। और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में हो जाएगा मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कभी कभी स्टेरेडियन जो आपका 2 पाई है ये नहीं लेते हैं, तो अगर नहीं लिया जाएगा तो मीटर इनवर्स इसका आंसर जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका भी सही है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें आगे कौन सा है, ये 3 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। नंबरिंग में कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए
और इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन कौन सा है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कैंडेला किसका यूनिट है? सबको पता होगा कि कैंडेला किसका यूनिट है, आप सभी को पता होगा कैंडेला किसका यूनिट है, लेकिन कैंडेला से भी इंपॉर्टेंट और भी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, विद्युत धारा घनत्व। आखिर विद्युत धारा घनत्व तो होती क्या है? देखो अच्छा, तो विद्युत धारा घनत्व होती है J=I/A, यानी कि अगर कोई वायर है बेटा जी, वायर का मतलब अगर कोई तार है तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, यानी विद्युत धारा घनत्व। इसी को बोलते हैं यहाँ पर I/O, इसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना? तो बोले कैंडेला तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। जैसे आगे चलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में आते हैं। बोले सर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है H=B/μ। कितनी होती है? B/μ। बोले सर B क्या है? B है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है भाई? मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा। अपॉन में अगर म्यू की बात करेंगे है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलेंगे। मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप लोग देख लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक परमेबिलिटी। बोले सर हिंदी में बताइए, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र और ये क्या है? चुंबकीय पारगम्यता आप इसको बोल सकते हैं। चलिए इसके बाद या फिर आप चुंबकशीलता भी डायरेक्ट आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए यहां पर अगर इसको हम लोग इसका यूनिट निकालने की कोशिश करें तो इसका यूनिट बेटा जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आप याद रखिएगा। इसका यूनिट आप एक बार में याद रखिएगा, एम्पियर पर मीटर होता है। कितना होता है? तो बोले यहां पर होता है एम्पियर पर मीटर। बात सही है, लेकिन इसका एक सीरियस यूनिट भी होता है जिसे हम बोलते हैं ऑरस्टेड। क्या बोलते हैं? ऑरस्टेड बोलते हैं, याद रखिएगा। और 1 ऑरस्टेड इज इक्वल होता है 80 एम्पियर पर मीटर, ठीक है ना? हाँ, एम्पियर पर मीटर आप बोल सकते हैं 1 ऑरस्टेड। ये भी आपका किसका हो जाएगा? मैग्नेटिक इंटेंसिटी में, फील्ड इंटेंसिटी। अब आते हैं तीसरे लुमिनस इंटेंसिटी, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है। कैंडेला किसका यूनिट है? तो वो आपके लुमिनस इंटेंसिटी का ही है। और यहाँ पर लुमिनस इंटेंसिटी किसका हो जाएगा? चलिए एक बार देख लेते हैं किसका होगा। तो यहाँ पर ये जो है बेटा जी, इसको हम लोग लिखते हैं किससे? आप आई से लिख सकते हो। आई इज इक्वल टू कितना होता है? आई इज इक्वल टू होता है φ/ओमेगा। बोले सर यहाँ पर फाई क्या है? फाई यहाँ पर है लुमिनस फ्लक्स। मैं सिर्फ फ्लक्स लिख दे रहा, लुमिनस फ्लक्स है। और यहाँ पर आपका ओमेगा क्या है? ओमेगा है आपका सॉलिड एंगल। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे सॉलिड एंगल, यानी कि घन कोण। और ये हो गया फ्लक्स, ठीक है ना? अब चलते हैं यहाँ पर फ्लक्स की। तो फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? फ्लक्स का यूनिट होता है बेटा जी लुमेन। क्या होता है? लुमेन होता है। और अपॉन में सॉलिड एंगल का क्या होता है? अभी अभी हम लोग देख के आए, स्टेरेडियन होता है। क्या होता है भाई? स्टेरेडियन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। चलिए और टॉर्क की बात करें, टॉर्क एक बार देख लेते हैं। टॉर्क भी इसको कहां पर देखते हैं? यहां पर, चलिए देख लेते हैं। और टॉर्क होता है टाउ इज इक्वल टू आर इंटू पी। आप ये बोल सकते हैं टाउ इज इक्वल टू आर इंटू पी बोल सकते हैं यहां पर किसका? टॉर्क का। तो यहां पर आप इससे निकाल सकते हो कैसे? तो ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर टॉर्क का देख लेते हैं। टॉर्क का यहाँ पर देख लेते हैं कितना होता है। तो टाउ इज इक्वल टू होता है आर इंटू एफ। आर यहाँ पर क्या है? आर है पोजीशन वेक्टर और एफ क्या है? यहाँ पर एफ है फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स न्यूटन और आर हो गया मीटर। तो न्यूटन मीटर, ये भी कैंडेला का नहीं है। तो मैंने सारा का सारा आपको बता दिया। बाकी आपको पता है कैंडेला किसका यूनिट है? लुमिनस इंटेंसिटी का, ज्योति तीव्रता का। लेकिन यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो एक और याद रखना है, यहाँ पर लुमिनस फ्लक्स का क्या है? लुमेन है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन था? ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा? 5 नंबर क्वेश्चन, सही है कि नहीं? तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अब 4 नंबर के बाद अब हम लोग चलने वाले कहां पर? 5 नंबर क्वेश्चन में। और 5 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? देखते रहिए बेटा जी 5 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। और यहां पर 5 नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने है। चलिए देख लेते हैं, इसको भी आप पढ़ते रहिए। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू द, बताइए किसके? हाँ ये तो आसान सा है, आप लोग भी कर सकते हो। 5th नंबर क्वेश्चन है। चलिए तो ये किसके बराबर है? आपको न्यूटन न्यूटन दिख रहा है, एक में जूल भी दिख रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर न्यूटन दिख रहा है। सबसे पहले तो इसमें से न्यूटन को आपको छांटना है।
तो कैसे चाटेंगे, तो न्यूटन जो होता है ना वो फोर्स का होता है, और फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, तो F इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, और ये फोर्स का हो गया न्यूटन। अब यहाँ से m निकालना है तो m को निकाल लिया भाई, किलोग्राम हो गया, इनटू में ये एक्सेलरेशन है यानी कि त्वरण है, त्वरण आप कैसे निकालेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज आ गई ना। इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, चलिए एक बार तोड़ लेते हैं इसको, देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूं नीचे सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है ना। चलिए यहां से अब क्या कर सकते हैं, देखो यहां से 1 मीटर को हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो 1 मीटर को मैंने बाहर कर लिया, इनटू में m कर लिया, ठीक। तो यहां पर ये चीज क्या आपको मिली, ये चीज आपको मिली न्यूटन, सही है कि नहीं। तो यहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन, और इसको लिख सकते हैं मीटर, तो ये हो गया न्यूटन मीटर। तो आंसर आपका कौन सा जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही है, न्यूटन मीटर। इस तरीके से आप सोच सकते हो, आपको ये व्यू होना चाहिए कि हम लोगों ने जैसे ऑप्शन देखी, अगर न्यूटन में ना आता तो जूल पे जाते, तो यहां से आप 5th नंबर क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं कौन सा 6th नंबर क्वेश्चन की ओर, और 6th नंबर क्वेश्चन कौन सा है, लुमेन इज द यूनिट ऑफ, अभी अभी पढ़ के 4 नंबर क्वेश्चन में आपको याद भी होगा, रटा भी होगा, लुमेन किसका यूनिट है, तो लुमेन किसका यूनिट है, देख लेते हैं कौन सा 6th नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, आप देखते रहिए कौन सा यूनिट है। चलिए तो ये है 6th नंबर क्वेश्चन। तो लुमेन सबसे बहुत ही आसान हो गया आपके लिए, तो लुमिनस फ्लक्स का है, ये आपका आंसर जाएगा। लेकिन 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 थोड़ा सा देखिएगा, लुमिनस डेंसिटी को हम लोग ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो लुमिनस डेंसिटी क्या होती है, ये होती है आपकी, आप इसको कैसे लिख सकते हो, लुमिनस डेंसिटी को आप किसी से भी लिख सकते हो, मैंने जे से लिख दिया, जे इज इक्वल टू आप कर सकते हैं कितना, फ्लक्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। लुमिनस फ्लक्स अपॉन एरिया इसको बोलते हैं लुमिनस डेंसिटी, यानी कि एक किसी भी सरफेस पर कितनी फ्लक्स पड़ रही है, कितनी आपके फ्लक्स पड़ रहे हैं उस पर, उसी को बोलते हैं लुमिनस डेंसिटी। यहां से अगर आप निकालना चाहो तो इसका आ जाएगा लुमेन अपॉन मीटर स्क्वायर, सही के लिए लुमेन अपॉन मीटर स्क्वायर आएगा। और सेकंड जो कि इसका, ये तो पूछ ही नहीं रहा था, बाकी पूछ सकता है। लुमिनस फ्लक्स ये होता है आपका लुमेन का, ये आपको पता है, या भी हम लोग देख के आए। और मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स मैं आपको बता दे रहा हूं, ये क्या है भाई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इसके 2 यूनिट है, एक है इसका एसआई यूनिट और एक है इसका सीजीएस। एसआई यूनिट जो होता है इसका वो होता है वेबर, क्या होता है भाई, वेबर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही में इसका अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, तो सीजीएस यूनिट की बात करें वो होता है मैक्सवेल, क्या होता है भाई, मैक्सवेल होता है। तो यहां पर हो गया वेबर और मैक्सवेल। बाकी मैं आपको बता दूं कि 1 वेबर बराबर होता है 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल, ये आपको याद रखना है, डब्ल्यू से मैं लिख दे रहा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी लुमेन तो इंपॉर्टेंट है ही, लुमिनस फ्लक्स का होता है। चलिए अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, एकदम देखते रहिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, बाकी अगर आप नोट कर रहे हो तो आप कर सकते हैं, सारे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पर अब चलते हैं किस पे, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन आपका होगा वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस किसका यूनिट है। बहुत आराम से देखिएगा, ऐसे देखो क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, आपके पास कोई और चारा नहीं है, आपको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी आप जल्दी कैसे कर पाओगे 1 सेकंड में, आप स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लिख दीजिए ना, Q बराबर m इंटू सी इंटू डेल्टा थीटा, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, वहां से C आप निकाले, C इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन m इंटू डेल्टा थीटा या फिर डेल्टा t, जैसे भी आप रखना चाहो। Q क्या है, हीट है उसमें, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा जूल। ये कितना होगा, ये होगा जूल। और पर में कितना होगा, पर में आपका आएगा कितना, ये है किलोग्राम, तो जूल हो गया, और ये हो गया कितना, किलोग्राम हो जाएगा। और ये क्या है, ये आपका डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये तो नहीं पूछ रहा था, नहीं ये नहीं पूछ रहा था भाई, या तो मीटर आ रहा था, ये तो नहीं पूछ रहा था। विस्कोसिटी देख लेते हैं, श्यानता। श्यानता का फॉर्मूला आप किसी से भी कर सकते हैं, F इज इक्वल टू 6 पाई लीटर RV से कर सकते हैं, या फिर आप किससे कर सकते हैं, आप एकदम जो होता है जैसे निकाला जाता है वैसे कर लेते हैं। F इज इक्वल टू माइनस का कितना, A इंटू में आप बोल सकते हैं, ये हो गया ईटा हो गया, इसके बाद dv अपॉन dx, आप इससे कर सकते हो। बाकी यहां से हम लोग निकाल के देख लेते हैं। ये अच्छा क्या है, dv अपॉन, अच्छा नीचे वो कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये एरिया है। और यहाँ पर जो आपका श्यानता बताता है विस्कोसिटी, वो क्या है, वो ये ईटा है। चलिए इस ईटा को थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई करते हैं, तो ईटा यहाँ पर लिया है, इज इक्वल टू, आप सबको इधर ले चलते हैं। अच्छा यहाँ पर ये क्या लिखा है, ये लिखा है वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं
वेलोसिटी ग्रेडियंट बहुत अच्छे से समझना है तो आपको वीडियो लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, वहां से परचेज करने पड़ेंगे आपसे, ठीक है ना। मैं यहाँ पर टाइम लिमिटेड होता है, मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ, ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए आज ही। और वो ऐप कौन सा है? ऐप आपका है मिशन पॉसिबल है। चलिए यहाँ से ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक लेयर वाटर के ऊपर एक लेयर नीचे है तो इस डिस्टेंस पर, इस dx डिस्टेंस पर कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। चलिए यहां पर अब चलते हैं, ईटा ये हो गया, इसके बाद f इनटू में कितना dx अपॉन में ले लेते हैं a इनटू में कितना dv। चलिए सॉल्व करें, f को हो गया न्यूटन, न्यूटन का तो सवाल ही नहीं यहाँ पे। चलिए ये हो गया न्यूटन, इसके बाद न्यूटन के बाद ये आपका आ जाएगा मीटर अपॉन में मीटर स्क्वायर इनटू में कितना आएगा डीवी, डीवी होता है मीटर पर सेकंड, सही कि नहीं, वेलोसिटी है। चलिए मीटर से एक मीटर कैंसिल, सेकंड को ले जाएंगे ऊपर, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहां पर आपका आ गया क्योंकि डिग्री सेल्सियस का दिख ही नहीं रहा। अब वही थर्मल कंडक्टिविटी, अब ये ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलिए थर्मल कंडक्टिविटी यानी उसमें चालकता, बोले सर कैसे निकालेंगे, आइए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर क्यू हम लोगों ने पढ़ा है, रेट ऑफ हीट आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी एक रॉड से कितनी हीट उसमें क्या कर रही है, कितनी हीट फ्लो कर रही है, वो कैसे निकालते हैं। क्यू इज इक्वल टू होता है के ए, इसके बाद θ2 माइनस θ1 इनटू में टी अपॉन में एल। बोले सर ये सब कैसे आपको पता रहता है। देखो यहां पर एक वायर है ना, ये आपका वायर है इस तरीके से, बाकी बहुत जल्दी से देखते हैं, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा ए, यहाँ पर θ2 होगा, यहाँ पर θ1 होगा, टेम्परेचर डिफरेंस है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हीट फ्लो करेगी, उष्मा जाएगी तापांतर के कारण, ठीक है ना, ताप में अंतर है। इसकी लेंथ कितनी होगी एल, और ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया, और कितने टाइम में हम लोग देख रहे हैं तो टाइम यहाँ पर लग गया इसलिए क्यू हो गया। आइए इसमें थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, तो वो है क्यू, ये है आपका क्यू। चलिए चलते हैं क्यू को, के सॉरी क्यू क्या बोल रहा हूं, के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी यानी उसमें चलता है। क्यू तो यहाँ पर क्या है, हीट है। आइए के बराबर यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं के, और के बराबर, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, के को हम लोग देख लेते हैं। तो यहां से मैंने लिखा था Q इज इक्वल टू के ए θ1 माइनस θ2 या फिर θ2 माइनस θ1। आप को हाई टेम्परेचर में लो टेम्परेचर को क्या कर देना है, घटा देना है, इनटू में कितना टी अपॉन में एल। चलिए अब यहां से तो क्या देखने वाले हैं, के देखने वाले हैं। चलिए मैं इधर लिख दे रहा, के इज इक्वल टू क्यू इंटू कितना भाई एल, अपॉन में देखिएगा, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा ए इंटू डेल्टा थीटा, में इसको लिख दूं क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस है, और इंटू में कितना हो जाएगा टी। चलिए क्यू क्या है, क्यू है आपकी एनर्जी यानी कि मैं जूल लिख सकता हूं। एल क्या है, एल मैं मीटर लिख सकता हूं, हिंदी में मैंने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो गया, इनटू में डिग्री सेल्सियस हो गया, और टाइम में हो गया सेकंड। समझ में आ रही बात, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल कर दिया, और यहां पर जूल अपॉन सेकंड क्या होता है, पावर हम लोगों ने पढ़ा रखा है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है जूल, टाइम क्या होता है कितना सेकंड, बोले ठीक है, जूल अपॉन सेकंड पावर, इसी को हम लोग बोलते हैं वाट, सही कि नहीं, इसी को हम लोग वाट बोलते हैं। क्या कुछ कुछ मिल रहा है आंसर, बिल्कुल कुछ कुछ नहीं, पूरा ही मिल रहा है। आप इसको क्या लिखेंगे, इसको वाट लिखेंगे, ठीक है, ये आपका वाट हो गया, और इनटू में मीटर को ऊपर ले जाइए, तो मीटर को जब ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा मीटर इनवर्स, और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस को ऊपर ले जाएंगे डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी आंसर आपका सही हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये आपका 7th नंबर क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम लोग किधर, ये आपका 7th नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे 8th नंबर क्वेश्चन की ओर, किसकी ओर भाई, 8th नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको यहीं पर मिलेंगे। और 8th नंबर क्वेश्चन कौन सा है जरा देखिएगा, और यहां पर ये हो गया 8th नंबर, if we double the units of length, mass and time, then the increase in the unit of work will be। यदि लंबाई, द्रव्यमान व समय में प्रत्यय की मात्रा दोगुना कर दें तब कार्य की मात्रा में वृद्धि कितनी होगी। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले वर्क की बात करा, चलिए वर्क को खींच के लाइए, तो वर्क इज इक्वल टू होता है F इंटू डी, सही कि नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स का मतलब क्या है बाबू, तो फोर्स का मतलब है बल, बल इंटू दूरी, या फिर विस्थापन बोल सकते हैं। चलिए
तो यहाँ पर बल का हम लोग डायमेंशन से करते हैं, डायमेंशन यानी कि विमा से करते हैं। विमा से करोगे तो वहां पर आपको लंबाई मिल जाएगी, वहां पर आपको द्रव्यमान मिल जाएगा, वहां पर आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर F कितना हो गया, F हो जाएगा mL/t-2। तो t-2 t को नीचे ले आया, t2 हो गया, सही कि नहीं, ये वही लिखा है। इनटू में क्या लिखा है, L लिखा है। इसी को थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये आपका हो गया mL² t-2, सही है। ये वैसे याद भी था, काफी सारे लोगों को याद भी होगा आप लोगों को। चलिए अब क्या किया गया है, सबको कितना कर दिया गया, 2 गुना, डबल कर दिया। चलिए डबल कर लेते हैं। तो जैसे ही m को डबल किया तो 2m हो गया, l को डबल किया 2l हो गया, फिर से l को डबल किया 2l हो गया, कोई दिक्कत। या फिर आप यहां पर स्क्वायर कर सकते हो, अपॉन में t स्क्वायर है तो 2t स्क्वायर कर दिया, बोले ठीक है। आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है, तो यहां पर आपका आएगा ये 2 2 4 हो जाएगा। मैं इसको देखिए, मैं यहां पर इसको मिटा दे रहा, मैं इसको यहां पर मिटा दे रहा, ठीक है ना। और इसको मैं लिख दे रहा कितना, और इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पर 4t स्क्वायर। किसी को दिक्कत, 2t हो गया और उसका स्क्वायर हो गया तो 4t स्क्वायर हो गया। चलिए यहां पर और क्या क्या चीजें जा रही हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, कितना बचेगा, ये बचेगा 2mL²t-2, सही है कि नहीं। तो कितने गुना हो गया है, बहुत आसान था, बहुत मुश्किल नहीं था। बाकी मुश्किल आपके लिए कब हो जाता, जब आप यहां पर डायमेंशन ना लेकर, विमा ना लेकर मात्रक लेते। क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, मात्रक लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, यूनिट लिखा है। तो अगर आप वो लेते तो आपको दिक्कत हो सकती थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर कितना हो गया, डबल हो गया, आंसर आपको क्या जाएगा, डबल, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए 8 के बाद चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए भाई 9 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से लाया जाए। एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बहुत आसान है लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। आइए 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन कौन सा, चलिए तो ये है 9 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, 9 नंबर। एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गैस नेतांक R कैसा है, मात्रक। तो PV is equal to nRT, बच्चे को याद है, PV is equal to nRT। यहाँ पर R क्या है, R ही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R को खींच कर लाइए, R is equal to कितना, बोले PV upon N into T, सही है कि नहीं। बोले PV सर यहाँ पर क्या है, मैंने आपको पढ़ाया थर्मो में, जो भी पढ़ाया, अच्छा मैंने अभी कहाँ पढ़ाया, आपको पढ़ाया, वहां पर आपको मिलेगा ऐप में, ठीक है ना, वहां पर आप पढ़ सकते हो। P इंटू डेल्टा V, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। तो PV भी किसका होगा, वर्क डन का होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं W, W का मतलब वर्क डन यानी कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य। वर्क डन बाय द गैस इज P इंटू डेल्टा V होता है, तो हम यहाँ पर W लिख सकते हैं। अपॉन में कितना हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ मोल, इंटू में ये क्या हो गया, ये आपका टेम्परेचर हो गया। एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, केल्विन में आपको लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर W को थोड़ा सा लिखते हैं। तो ये आपका वर्क डन है, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है भाई, जूल। अपॉन में कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, यानी कि आप मोल से लिख सकते हैं, और इनटू में केल्विन आप लिख सकते हैं। चलिए आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए भाई। तो आपका शायद सेकंड नंबर ऑप्शन मैच कर रहा, क्या बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा, जूल, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, सही है कि नहीं। चलिए 9th के बाद अब चलते हैं किस पर, अब चलते हैं आपके 10th नंबर क्वेश्चन। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस, भाई जल्दी से बताओ यंग मॉडुलस, जल्दी बताइए यार, यंग मॉडुलस कितना होगा। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कौन सा, यहां पर देख लेते हैं आपका 10th नंबर क्वेश्चन। और ये 10 नंबर क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक y से लिखते हैं, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटा विकृति, सही है कि नहीं, प्रतिबल बटा विकृति। इसको मैं हिंदी में भी लिख दे रहा, प्रतिबल बटा विकृति। बोले सर यंग का मतलब, देखो यार यंग का मतलब क्या होता है, यंग होता है जवान आदमी, ठीक है ना। और जवान में सिर्फ क्या होता है, उसकी लंबाई बढ़ती है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये आप याद रखिएगा। ये अनुदैर्ध्य की बात करें, लंबाई, जब आप किसी चीज को खींचोगे उसकी लंबाई जब चेंज होती है, लेंथ जब चेंज होती है, तब वहां पर जो मॉडुलस यूज होता है वो यंग मॉडुलस होता है, यानी कि यंग प्रत्यास्था गुणांक। चलिए प्रतिबल की बात करें तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना होता है, F अपॉन A, और लंबाई में चेंज हो रहा है तो विकृति कितनी हो जाएगी, डेल्टा L अपॉन L। चलिए इसका तो कुछ भी नहीं है, तो क्रॉस आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से। और यहाँ पर F अपॉन A कितना हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
आंसर बोलो भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए इसके बाद चलते हैं किस पर, इसके बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। देखते रहिए 11 नंबर क्वेश्चन आया आपके सामने और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट शायद पूछ रहा है, और यहां पर पूछ रहा आपका द डायमेंशन, यानी कि यूनिट वाले सारे हो गए क्वेश्चन, हम डायमेंशन के हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि विमा के। चलिए विमा का थोड़ा सा देख लेते हैं पोर्शन। यहां पर आपका आएगा 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, 11 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किसका डायमेंशन पूछ रहा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। देखो नियतांक वगैरह जो होते हैं ना, कांस्टेंट वगैरह, इससे क्वेश्चन जरूर पूछता है। चलिए तो यहां पर मैंने रखने की कोशिश की है, बाकी ये देख लेते हैं। F इज इक्वल टू कितना, G इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चे को याद है ये फॉर्मूला, ठीक है ना, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर G क्या है, G का ही डायमेंशन पूछ रहा है। G इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2। बात सही कि नहीं। चलिए ये आपका इधर नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। चलिए अब F का डायमेंशन क्या होता है, आप सभी को पता है, MLT माइनस 2। बोले सही है। R क्या है, R डिस्टेंस है भाई, तो बोले L स्क्वायर होगा क्योंकि R स्क्वायर लिखा है। चलिए अपॉन में कितना आ गया, m1 m2, यानी कि ये बोल सकते हैं m स्क्वायर, सही कि नहीं। m1 इंटू m2 कितना हो गया, m स्क्वायर। चलिए अब इसको कैंसिल आउट करते हैं किससे देखो, तो ये m स्क्वायर ऊपर गया तो कितना हो गया, m माइनस 2 हो गया। m माइनस 2 का जब मल्टीप्लाई हो गया m1 से तो कितना हो गया, m माइनस 1 हो गया। बोले सही, m माइनस 1 हो गया। बोले l और l स्क्वायर, ये एक l है उसमें l स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया, l क्यूब हो गया। t वैसे ही बना रहा, t माइनस 2 कोई मिल रहा है क्या, तो माइनस 1 3 माइनस 2, माइनस 1 3 माइनस 2, आंसर कौन सा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। आप मुझसे भी फास्ट कर पा रहे हो, मुझे पता है। चलिए आप करते रहे, बहुत अच्छी बात है। इसके 11 के बाद कौन सा, 12 नंबर क्वेश्चन। आइए जरा देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। पूरे 25 क्वेश्चन है, बने रहिएगा, आपके लिए बना के लाए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। चलिए और यहां पर चलता है 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम इज, कोणीय संवेग का विमीय सूत्र। कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग होता है टाउ इज इक्वल टू आर इंटू पी। ये आप याद रखिए। एंगुलर मोमेंटम, बोले सर ये क्या, यही एंगुलर मोमेंटम है कोणीय संवेग, लेकिन यहां पर पी क्या, ये रेखीय संवेग है भाई, ये आपका रेखीय संवेग है, यानी कि लीनियर मोमेंटम है। और ये क्या है, ये आपका कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग का मतलब ये आपका एंगुलर मोमेंटम है। और ये क्या है, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए चलिए देख लेते हैं। इसके बाद कैसे आंसर आएगा, ये आपको पता है, ये आपको पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थित सदिश है, दूरी है, तो इसको हम एल लिख सकते हैं। इनटू में रेखीय संवेग आपको सबको पता है, p इक्वल होता है m इंटू वी। mv कितना हो जाएगा, m को m ही रखेंगे, v है क्या, वेग। वेग का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी को होता है lt माइनस 1, सही कि नहीं। चलिए तो यहीं पर हम लोग लिख लेते हैं mlt माइनस 1। ये किसका हो गया, रेखीय संवेग का यानी लीनियर मोमेंटम का। चलिए इसको मिला देते हैं, कितना आया, ml स्क्वायर t माइनस 1। आंसर बोलो भाई, आंसर कौन सा, ml स्क्वायर t माइनस 1, आंसर कौन सा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही। आगे चलते हैं, आगे कौन सा, ये आपका 12th नंबर क्वेश्चन था। 12 के बाद कौन सा आएगा, 13 नंबर क्वेश्चन। ऐसे एकदम से बताते रहिए, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद चल देते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 13 नंबर क्वेश्चन कहां गया, अच्छा 13 नंबर क्वेश्चन कहां गया, 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट इज। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं प्लैंक कांस्टेंट का। देखते रहेगा, आप हमसे भी पहले निकाल सकते हैं आंसर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है प्लैंक नियतांक का विमीय सूत्र। चलिए भाई, तो ये होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एनर्जी अगर बात करें फोटोन की एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है, फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू होती है hc अपॉन लैम्डा, या फिर आप h न्यू भी कर सकते हैं, जो आपको याद हो आप उस हिसाब से। ये क्या है, ये आवृत्ति है यानी कि फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पर c क्या है, c आपका किसकी वेलोसिटी, तो बोले लाइट की वेलोसिटी यानी कि प्रकाश का वेग है, लैम्डा क्या है, उसकी तरंग दैर्ध्य है, या किसी भी आप उसकी बोल सकते हैं वेव का क्या है, हाँ चलिए वेवलेंथ है। आइए इसके बाद आगे चलते हैं। तो क्या पूछा है, h का पूछा है, इसे ही प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। तो h इज इक्वल टू आप किसी से भी निकालें, मैं इस वाले से निकाल देगा, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा E इंटू लैम्डा अपॉन में C। E क्या है, E है एनर्जी, एनर्जी जरूर याद रखेगा,
अधिकतर क्वेश्चन को हम लोग डायमेंशन वाले फॉर्मूले को, जो आपको अगर आप डायमेंशन वाला कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहीं पर आपको कोर्स मिलेगा, ठीक है ना। तो वहां पर मैंने डायमेंशन बता रखा है। डायमेंशन वाले कोर्स को अधिकतर चीजों के अगर हमें डायमेंशन पता करनी है तो हमें उस फॉर्मूले को लेकर जाना पड़ता है एनर्जी तक। अगर आप एनर्जी लेकर चलेगा, और एनर्जी का हम लोग याद रखते हैं पहले से ही, तो एनर्जी का आज के बाद आप भी याद रखेंगे ml²T-2। कितना मेरे साथ बोले, ml²T-2। चलिए इसके बाद लैम्डा होता है यहाँ पर L हो जाएगा, ठीक, क्योंकि तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ अपॉन में C क्या है, C है L-T-1। चलिए अब चलते हैं किसका क्या आएगा, तो L से L को कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद T-1 से T-1 कैंसिल हो गया है और यहाँ पर सिर्फ T-1 बचा है। चलिए तो कितना आ गया, ये आपका आ गया ml²T-1, ml²T-1। तो इसका आंसर कौन सा, इसका सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर रखा है, ठीक, प्लैंक कांस्टेंट और यानी कि प्लैंक के नियतांक और जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन 12वें में, जिसमें मैंने आपको क्या दिया था, जिसमें मैंने आपको दिया था कौन सा क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको पूछा था एंगुलर मोमेंटम यानी कि अगर मैं बात करूं किसका, कोणीय संवेग की अगर मैं बात करूं बेटा जी, किसकी बात करूं, कोणीय संवेग की बात करूं, तो इन दोनों का डायमेंशन अगर आप देखोगे ना, विमा जो देखोगे वो सेम आएगा, ml²T-2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों जो है, दोनों का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है, विमा दोनों का समान होता है। चलिए इसके बाद चलते हैं 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन में, और 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, इसको मुझसे पहले आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करें, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है, और 14 नंबर क्वेश्चन चलिए आपके सामने यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, इन वॉन वॉल इक्वेशन P + A/V² और V - B = RT में A और B की विमा होगी। डायमेंशन पूछ रहा है A और B की। इसमें देखिए कॉन्सेप्ट लगता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग सेम डायमेंशन वाले चीज को ही जोड़ सकते हैं। सेम डायमेंशन का मतलब आप कभी भी मीटर में, लेंथ में, आप कभी भी आप लेंथ में, मान लो हम कपड़ा लेने जा रहे हैं, तो कभी भी आप लेंथ में कोई मास को नहीं जोड़ पाओगे, यानी हम लंबाई में कभी द्रव्यमान को नहीं जोड़ पाओगे, आप L में कभी M को जोड़ ही नहीं पाओगे। अगर मैं विमा की बात करूं, डायमेंशन की बात करूं, डायमेंशन सेम होना चाहिए। सेम ऐसा ही है कि जहां पर भी जोड़ा और घटाया जाए, जैसे इस P और इसको जोड़ा जा रहा है, तो इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। तो चलिए यहाँ पर इन दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। आइए, तो P क्या है, P प्रेशर यानी कि दाब है, और दाब का कितना होता है, दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल कितना हो गया, यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो ये P = होता है F/A। F का अगर आप निकालना चाहिए होगा ml² नहीं, mlt-2, ठीक है ना। मैं इसको और अच्छे से लिख दे रहा, mlt-2 अपॉन में कितना, L²। चलिए इसे अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसको और अच्छे से सॉल्व करो। तो मैं P का लिख दे रहा ml-1t-2, ये हो गया किसका, प्रेशर का, और ये बराबर किससे होगा, A/V² से, यानी कि A का डायमेंशन अपॉन V² का डायमेंशन। अब V क्या है, V यहाँ पर वॉल्यूम है ना कि वेलोसिटी, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं वॉन वॉल इक्वेशन, यहाँ पर इसका गैस का आयतन आएगा बेटा जी, और आयतन कितना होता है, आयतन होता है L3, सही कि नहीं। चलिए ये इसका हो गया, ये दोनों डायमेंशन क्या हो गया, सेम हो गए, ये बताया गया। तो ये दोनों डायमेंशन सेम है, ये दोनों डायमेंशन इसके सेम है, ये हो गया M। चलिए तो चलिए इसको अब इधर ले आएंगे हम लोग, इसका मल्टीप्लाई यहां पर कर लेंगे, और ये आएगा ML, ये कितना हो गया भाई, बोलो यार कितना हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -2, और यहां पर आ जाएगा T-2, सही है कि नहीं। तो इसमें L³ हो गया, अच्छा हाँ स्क्वायर भी तो है, ओके मैंने यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा था, स्क्वायर भी है, V² है ना, तो L³ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर L³ का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया A/L6, और जब आप L6 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा, और आपका कौन सा आ गया है, आपका यहाँ पर कौन सा वाला पोर्शन आ गया है, तो ये A का डायमेंशन आपका आपके सामने आ गया। तो A का डायमेंशन आपको पता चल चुका है, और यहाँ पर A का पता चलने के बाद अब कौन सा, यहाँ पर A का पता चल चुका है, और B का बहुत आसान है भाई, B का आपको दिख रहा होगा बहुत ही आसान है,
तो समान को जोड़ेंगे, समान को घटाएंगे सेम डायमेंशन वाले को, तो यहाँ पर b की डायमेंशन के बराबर होगी, यानी कि l क्यूब होगी, क्योंकि ये क्या है कि आयतन है यानी कि वॉल्यूम है, तो b बराबर l क्यूब और a बराबर कितना m l माइनस 5 t माइनस 2। सही है कि नहीं? आपका आंसर मैच कर लीजिए, एक में आपको 5 दिख रहा होगा, तो आपका ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। आप चाहें तो इस फॉर्मूले में आप इसका डायमेंशन आप याद कर सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद 14 के बाद चलते हैं किसमें, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लगे रहिएगा बेटा जी। 15 नंबर क्वेश्चन चलिए आपके सामने आपको दिखाते हैं। तो यहां पर ये आ गया 15 नंबर क्वेश्चन, बोलो भाई 15 नंबर क्वेश्चन। और 15 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है श्यानता गुणांक की विमा पूछ रहा है। अभी हम लोग पढ़ के आए f इज इक्वल टू कितना होता था, माइनस का a इंटू ईटा इंटू में dv अपॉन dx, सही कि नहीं। चलिए तो यहां पर हम लोग को इसका चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा ईटा इज इक्वल टू f इंटू, इसका निकाल लेते हैं यार, यहीं पर क्यों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, इसका निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा, तो dv, ये क्या है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी होता है t माइनस 1, और ये क्या है, ये आपका l, ये दूरी है ना यार x, तो बोले l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचा t माइनस 1 आइए t माइनस 1 हो गया। अब हमें इसका चाहिए, तो यार f हो गया, f को ना लिखकर सीधा सीधा मैं डायमेंशन लिख रहा है डायरेक्ट, तो ये इधर हो गया, ये f इधर है, तो f का हम लोग लिख लेते हैं m l t माइनस 2, बोले ठीक। a कहां जाएगा, a नीचे आएगा, तो अपॉन में आएगा a, एरिया है l स्क्वायर, और ये भी मल्टीप्लाई में ये भी नीचे आएगा, तो इनटू में t माइनस 1, सही नहीं, इनटू में t माइनस 1। या फिर अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो कितना आएगा, 1 अपॉन टी आएगा, और 1 अपॉन टी किधर जाएगा, टी ऊपर जाएगा, और यहाँ पर माइनस 1 ही आएगा, वो भी आप कर सकते हो। चलिए इसे सॉल्व करें भाई, तो m l स्क्वायर ऊपर गया, l स्क्वायर ऊपर गया तो माइनस में हो गया, तो एक को कैंसिल आउट कर दिया, ml माइनस 1, सही कि नहीं। इसके बाद t माइनस 1 है, ऊपर गया तो t माइनस 1 नहीं प्लस 1 हुआ, और प्लस 1 इसको क्या कर देगा, ये आपका हो जाएगा t माइनस 1, तो ml माइनस 1 t माइनस 1 ये आपका आंसर है, और आंसर आपको कौन सा जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। तो देखते रहिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं इसको। आपको अगर फॉर्मूला नहीं आता तो आप डायमेंशन का क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, या तो रटो, और कितने रटोगे यार, ठीक है ना। तो आप क्या करें, आप फॉर्मूला जरूर याद करें। चलिए इसके बाद हम लोग चलेंगे 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन में। तो आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, और 15 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी पूछ रहा, मैं इसमें नहीं बताऊंगा, मैं सारे ही बता दूंगा, आप देख लीजिए कौन सा सही है कौन सा नहीं, ठीक है ना। मैं सारे आपको बता दे रहा, यहाँ पर मैं लिख के बता दे रहा। सबसे पहले एंगल का मतलब कोण, समतल कोण आप बोल सकते हैं, प्लेन एंगल आप बोल सकते हैं। इसके बाद दूसरे में सॉलिड एंगल, ये आप नोट कर लीजिएगा। सॉलिड एंगल का मतलब घन कोण आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, घन कोण, ठीक है ना। एंगल हो गया, घन कोण हो गया। इसके बाद तीसरे में हम लोग कौन सा आप कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंपॉर्टेंट है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, लाइट में पढ़ा होगा आपने, अपवर्तनांक बोलते हैं। इसके बाद 3 के बाद चौथे में तो कौन सा आप बोल सकते हैं कि घर्षण गुणांक, क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैं लिख दे रहा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैं पूरा नहीं लिख रहा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने लिख दिया थोड़ा सा जल्दी में। तो एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और इसके बाद क्या हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया। 4 तो मैंने ये बता दिए। 5वें में रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा से लिख दे रहा, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे सापेक्षिक घनत्व, क्या बोलेंगे भाई, सापेक्षिक घनत्व। ये भी आपका डायमेंशनलेस है, ठीक है ना। इसके बाद देखो कुछ और भी है, जैसे कि रिलेटिव वर्ड जिसमें आ जाए वो आपका डायमेंशनलेस होगा, जैसे कि रिलेटिव परमेबिलिटी, यानी कि सापेक्षिक चुंबकशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्षिक विद्युतशीलता, ये भी क्या है, ये भी आपके होंगे डायमेंशनलेस। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा आपका सही है। अच्छा एक चीज और, रिलेटिव डेंसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी को ही हम लोग बोलते हैं, इसको मैं नीचे ले आता हूं, और यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी को ही बोलते हैं स्पेसिफिक, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी,
इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये बताना जरूरी है। यानी किसी को बोलते हैं विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व, ठीक है ना। ये आपका हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक और बच जाता है, और पांचवें के बाद छठवें में एक और मैं लिख दे रहा, और वो है स्ट्रेन, और स्ट्रेन को बोलेंगे विकृति। क्योंकि विकृति क्या होता है, विकृति होता है कि चेंज इन डायमेंशन अपॉन, यानी कि जैसे लॉन्गिट्यूडिनल देख रहे हैं तो डेल्टा एल अपॉन एल कट जाएगा, एरिया में देख रहे हैं तो डेल्टा ए अपॉन ए, वॉल्यूम में देख रहे हैं तो डेल्टा वी अपॉन वी कट जाएगा, ठीक है ना, कोई डायमेंशन ही नहीं बचेगा। तो ये मैंने 6 बता दिया आपका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, और 2 मैंने और भी बताया, रिलेटिव आपके परमेबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी। याद रखेगा, चुंबकशीलता, सापेक्षिक। देखो सापेक्षिक मैं बोल रहा हूं, अगर निर्वात का है यानी वैक्यूम की अगर परमेबिलिटी और परमिटिविटी होगी तो उसका यूनिट और डायमेंशन होगा, लेकिन अगर सापेक्षिक है रिलेटिव तो नहीं होगा। चलिए, तो यहां पर आपका ये कौन सा क्वेश्चन था, यहां पर ये क्वेश्चन था आपका 15 नंबर क्वेश्चन। कौन सा, ये आपका क्वेश्चन था 16 नंबर, सॉरी ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन था, और 16 नंबर क्वेश्चन का चलिए आंसर। तो एंगल है क्या डायमेंशनलेस, बिल्कुल है। स्ट्रेन है क्या डायमेंशनलेस, बिल्कुल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या, बिल्कुल है। ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर जाएगा, तो ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त सभी। आइए 16 के बाद चलते हैं, किसमें 16 के बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। देखते रहिए, बस 9 क्वेश्चन और बचे हैं और बहुत सारी चीजें देखनी बाकी हैं, ठीक है ना। तो आप देखते रहिएगा कि कैसे कैसे मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, तो यहां पर देख लेते हैं, द डायमेंशन ऑफ एल अपॉन आर इज, देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए, यहां पर मैं 17 नंबर क्वेश्चन देख लेगा, और ये हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ एल अपॉन आर इज, चलिए यानी एल अपॉन आर की विमा क्या होती है। सबसे पहले एल आर और एक और होता है सी। ये जो एल और आर तो आपको पता चल गया, क्या इंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो, एक सी भी होता है, और सी होता है कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं धारिता, ठीक। प्रतिरोध हो गया, और प्रतिरोध यहां पर हो गया, और ये हो गया प्रेरकत्व, और वो हो गई धारिता, ठीक। अब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं एल अपॉन आर, वो बहुत ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बाकी आपको उसमें जो वीडियो होंगे, ठीक है ना, जो आप ऐप से परचेज करो, वहां पर मैंने फुली डिटेल में बताया हुआ है। एल अपॉन आर, या फिर R इंटू सी, या फिर अंडर रूट एल इंटू सी, इन तीनों का मात्रक और विमा सेम होता है, डायमेंशन सेम होता है, और वो किसके बराबर होता है, वो बेटा जी बराबर होता है किसके, वो होता है टाइम के। किसके होता है भाई, टाइम के होता है। यहां पर हो जाएगा टाइम यानी कि टी, ये आपका आंसर जाएगा, और आपका आंसर यहां पर दिख भी रहा है, और वो आंसर कौन सा है, वो आपका आंसर है सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगर इसका रिवर्स पूछ ले तो टी इनवर्स हो जाएगा, पूछता है रिवर्स, आर अपॉन एल कर दे, या फिर क्या कर दे 1 अपॉन आर इंटू सी कर दे, या फिर अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एल सी कर दे, तो उसका कितना जाएगा, टी इनवर्स जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन के आंसर कौन सा जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 17 के बाद आप चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर, चले देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। विच पेयर हैज नॉट द सेम डायमेंशन, यानी कि किस युग्म की विमाएं समान नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका है कौन सा, 18 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन। किस युग्म की विमाएं समान नहीं है, चलिए जल्दी से बताइए। फोर्स ऑफ प्रेशर, बल और दाब, तो विमाएं पूछ रहा है, F इज इक्वल टू P अपॉन A, कभी इसकी विमा समान हो ही नहीं सकती, कभी इसकी विमा समान हो ही नहीं सकती, कभी इसकी विमा F इज इक्वल टू, सॉरी मैंने कुछ उल्टा लिख दिया, P इज इक्वल टू F अपॉन A। हाँ मैंने जल्दी जल्दी लिख दिया, घर में भी लिख रहा थोड़े, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। P इज इक्वल टू F अपॉन A, हम लोगों ने पढ़ा है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, और यहाँ पर कभी इन दोनों की डायमेंशन सेम हो ही नहीं सकती, आप देख सकते हो, ठीक है ना। बाकी आगे चलते हैं। वह तो इसमें क्या पूछा, समान नहीं होती, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये समान नहीं होती। लेकिन हम लोग आगे भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। बल और दाब, ये आपका आंसर चला गया। वर्क और एनर्जी, वर्ग का भी आपका कितना होता है, वर्ग का भी होता है ml स्क्वायर, ये मैं दोनों का बता दे रहा, ml स्क्वायर t माइनस 2, ये दोनों का होता है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कार्य का निकालो F इंटू डी से, और ऊर्जा का कोई भी ऊर्जा के फॉर्मूले से निकालो, चाहे वो mgh निकालो, चाहे हाफ mv स्क्वायर से निकालो, यही निकलेगा।
अब चलते हैं आवेग और संवेग में। चले, आवेग और संवेग यानी कि इंपल्स और मोमेंटम। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स आई इज इक्वल टू होता है एफ इंटू डी टी, एफ इंटू डी टी होता है। और संवेग क्या होता है? संवेग पी इज इक्वल टू होता है एम इंटू वी। रेखीय संवेग की मैं बात करें यानी लीनियर मोमेंटम की। चलिए, ये हो गया T1 से T2। ठीक, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा इम्पैक्ट ऑफ द फोर्स दैट इज कॉल्ड इंपल्स, यानी कि फोर्स का जो इम्पैक्ट होता है, जो प्रभाव हो गया तो होता है, वही आवेग कहलाता है। चलिए, F कितना होता है? mlt माइनस 2, dt में क्या हो गया? t हो गया। इन दोनों को आप सॉल्व करें, mlt माइनस 1, सही कि नहीं? इसे आप सॉल्व कर सकते हैं m, ये lt माइनस 1, सही कि नहीं? दोनों का क्या है? सेम है, आप देख सकते हैं। चले, वेट एंड फोर्स, तो आपको पता है फोर्स होता है m इंटू ए और वेट होता है m इंटू जी। ये आपका ग्रेविटेशनल, ये आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये आपका लीनियर एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ पर बोलिए फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल, आप दोनों बोल सकते हैं। चलिए, यहाँ पर ये हो जाएगा कितना? m lt माइनस 2, ये भी हो जाएगा m lt माइनस 2, सही है कि नहीं? तो ये तीनों क्या है? ये तीनों तो आपके डायमेंशन इनके सेम है, लेकिन पूछा था किसकी सेम नहीं है, तो ये आपका आंसर जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए, अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की, और 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हो। तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, टैकोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। टैकोमीटर द्वारा नापा जाता है। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं, ये सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है टैकोमीटर, एक बार एग्जाम में पूछा गया अभी तक। और ये 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है? यहाँ पर ये 19 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कौन सा है? 19 टैकोमीटर। ये 19 नंबर क्वेश्चन टैकोमीटर को याद रखिएगा। ये किसको बताता है? ये बताता है मोशन ऑफ रोटेशन को, यानी कि घूर्णन गति को, घूमने की गति को। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, टैकोमीटर क्या है? मोशन ऑफ रोटेशन को मापता है, यानी कि घूमने की गति को मेजर करता है। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।